हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस अखिल ग्लोबल स्टडीज पर। हम लोग कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे। सामाजिक विज्ञान में हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे थे। जियोग्राफी की पहली अध्याय देख चुके हैं हम लोग। पहला अध्याय संसाधन एवं विकास था, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दूसरे अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। दूसरा अध्याय है वन एवं वन्य जीव संसाधन। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दूसरा अध्याय जियोग्राफी की। ठीक है, तो वन एवं वन्य जीव संसाधन, इनके विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो दूसरा अध्याय है, पाठ 2 है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैव विविधता क्या होती है। ठीक है, मनुष्य के जीवन में जैव विविधता क्यों आवश्यक है, या हम लोग पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या होती है। ठीक है, पारितंत्र क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग बायोडाइवर्सिटी के विषय में जानते हैं कि जैव विविधता क्या होती है। इनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से इनको देखते हैं। 2025 में पूछा गया है एक प्रश्न, उनके माध्यम से जैव विविधता के विषय में पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न देखते हैं कि हमारी प्रश्न क्या है। एक प्रश्न है कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या है। एक प्रश्न है कि जैव विविधता क्या होती है और यह मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। यह भी प्रश्न उसमें है कि यह मानव जीवन के लिए, यह मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। यह मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। ये हमारा 2025 का प्रश्न है, क्यों उपयोगी है। तो आप लोग इनको देखिए अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम लोग प्रश्न के माध्यम से जैव विविधता को पढ़ते हैं। कहा है कि जैव विविधता क्या होती है और यह मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। तो इनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, जैव विविधता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैव विविधता क्या होती है। देखिए कि हमारे पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और आप देखिए कि जीव जंतु की उपजातियां भी पाई जाती हैं, पेड़ पौधों की उपजातियां भी पाई जाती हैं। तो ये सब मिला करके जैव विविधता का निर्माण करती है। ठीक है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, जानवर, ये सब के सब मिल करके जैव विविधता का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जानवरों तथा जीव जंतुओं की प्रजातियों की संख्या तथा विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों, जानवरों तथा जीव जंतुओं की प्रजातियों की संख्या तथा विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। तो आप लोग समझिए, ये जो जैव का मतलब होता है जैविक, जैव का मतलब होता है जैविक, जो सजीव हो। ठीक है, और विविधता का मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार, विभिन्नताएं। ठीक है, तो जैव विविधता हम लोग लिखते हैं कि जैव विविधता क्या होती है। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए इन्हें, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या तथा विविधता को जैव विविधता कहते हैं।
हमारी पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी प्रजातियां जितने भी प्रकार के पाए जाते हैं, जितने प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, उनकी प्रजातियां जो पाई जाती हैं, इन सबको ही क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए। अब हम लोग जैव विविधता के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या होते हैं, चलिए हम लोग एक थोड़ा बहुत उदाहरण समझ लेते हैं। कि देखिए, आप देखते हैं कि उदाहरण में जंगलों, नदियों तथा समुद्रों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं। यही जैव विविधता होते हैं। यही क्या होते हैं? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए कि जैव विविधता क्या होती है। उनके कुछ उदाहरण हमने देखा। अब हमारा यहाँ से कि जैव विविधता क्या है, यहाँ से हमारा उत्तर हो गया इनकी, यहाँ से आंसर आप लोगों को मिल गया है। अब हम देखेंगे कि यह मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। ठीक है, यानी जैव विविधता की महत्व के विषय में पूछ रहा है कि जैव विविधता की महत्व क्या है, बायोडाइवर्सिटी की महत्व क्या है। इनके विषय में हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो आप लोग इनको पहले नोट कर लीजिए। और आप लोग हमेशा शाम 7 बजे तैयार रहिए। आपकी क्लास शाम 7 बजे हमेशा कंटिन्यू होगी और आप लोग इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यह मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। इनके उत्तर देते हैं। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए। हम लोग इरेज करके अब हम जानेंगे कि जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। तो नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जैव विविधता की महत्व। हेडिंग डालिए, जैव विविधता की महत्व। जैव विविधता की महत्व। यानी अब इसका उत्तर लिख रहे हैं कि यह मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है, अर्थात जैव विविधता की महत्व के विषय में हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग समझिए कि जैव विविधता मानव जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो जैव विविधता अगर न रहे तो कोई भी मानव जीवन यानी हम लोग भी जीवित न रहें। पेड़ पौधे न रहें तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पेड़ पौधे न रहें तो अन्न नहीं मिलेगा, अन्न खाने के लिए ये नहीं मिलेगा। जानवर न रहें तो जानवर से संबंधित जितने भी संसाधन होते हैं, जानवर से संबंधित जितने भी संसाधन होते हैं ये भी प्राप्त नहीं होगा, उर्वरक नहीं मिलेगा। जानवर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे हम लोगों के लिए मिट्टी को उर्वरक प्रदान करते हैं, वो लोग उर्वरता मिलती है, वो भी नहीं मिलेगी। तो अगर जैव विविधता न रहे तो मानव जीवन संभव ही न हो। जो पेड़ पौधे होते हैं आप लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन को हम लोगों को देते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं।
वायुमंडल को शुद्ध बनाते हैं। अगर ये सब न रहे तो जीवन संभव ही न हो। तो ये सब क्या है, मानव जीवन के लिए उपयोगी है। जीव जंतु भी न रहे तब पर भी जीवन संभव न हो। ठीक है, तो हम लोग इनको लिखते हैं। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए। ये हमारा जैव विविधता की महत्व हो गई है। तो हम इसका भी उत्तर देख चुके हैं कि यह मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए। हम लोग अब आगे इकोसिस्टम के विषय में बात करते हैं, पारितंत्र के विषय में बात करते हैं। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इरेज करते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है ये 2025 में पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग इनको जरूर से जरूर तैयार करिए। 2025 में ये पूछा गया है। ठीक है, ये 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। हो सकता है 26 में भी आ जाए, तो आप लोग इनको तैयार करिए। चलिए इरेज करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या होती है, पारितंत्र क्या होती है, इनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि पारितंत्र क्या होती है। पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। हम लोग इनको इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम क्या होती है, इनके विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। मान चलिए ये क्या है, ये एक तालाब है। क्या है, ये एक तालाब है। ठीक है, अगर ये तालाब है तो आप लोग देखते हैं कि तालाब में बहुत छोटे या बड़े जीव जंतु पाए जाते हैं। मछली हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब पाए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे हो गए कि मछली हो गए, ठीक है, और कीड़े मकोड़े हो गए। ये सब कीड़े, मछली, कीड़े, जीव जंतु ये सब भी होते हैं। और तालाब के आसपास क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तालाब के आसपास आप देखते हैं कि ये पेड़ पौधे होते हैं। तो ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं आसपास। और उसी तालाब के आसपास घर होते हैं मनुष्य के, मनुष्य रहते हैं। ठीक है, ये भी होते हैं। और उसी के तालाब के आसपास आप देखेंगे कि क्या होते हैं, घर भी होते हैं मनुष्य के। ठीक है भैया, ये घर भी होते हैं और यहाँ पे मनुष्य निवास करते हैं। कहीं भी आप देखिए तालाब के आसपास क्या होते हैं, घर होते हैं। तो जहाँ पे मनुष्य लोग रहते हैं। हाँ, इस घर में आगे पीछे देखिए, मान चलिए क्या है, मनुष्य हैं, ये भी मनुष्य हैं। तो ये सब मिल करके, सजीव और निर्जीव लोग मिल करके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ये सब मिल करके क्या हो जाते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, समझिए, इन सबको ही हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकीय तंत्र। ठीक है भैया, तो आप लोग समझिए। अगर आपके गांव में, शहर में, कहीं भी आप देखिए तालाब होते हैं, तालाब नहीं नदी भी हो सकते हैं, बहुत ढेर सारे, कहीं भी कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तालाब है। कि हम एक एग्जांपल लें तो आप गंगा नदी ले लीजिए, या गांव की जो नदी है वो भी हमारे एक पारितंत्र में आते हैं। ठीक है, तो देखिए, पेड़ पौधे, जीव जंतु, छोटे बड़े जितने भी जीव जंतु है, पानी हो गए, हवा हो गए, हाँ, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए,
तो ये सब क्या होते हैं, पारितंत्र के एक हिस्सा होते हैं। तो हम लोग भी एक पारितंत्र की एक हिस्सा होते हैं, एक पारितंत्र की भाग होते हैं। ठीक है, तो ये पारितंत्र हो गया। तो चलिए अब हम लोग पारितंत्र को लिखते हैं शब्दों में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लिखना। अच्छा, इनको हम लोग इरेज कर देते हैं, आप लोग इनको समझ जाइए। तो ये समझाने के लिए बताए हुए हैं, तो कहीं नोट्स में या आप बगल में बहुत छोटा सा बना सकते हैं। डायग्राम के माध्यम से अगर हम समझते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र को लिखते हैं कि जब किसी क्षेत्र में, देखिए, जब किसी क्षेत्र में सजीव और निर्जीव, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखे हैं कि सजीव भी है और निर्जीव भी है। ठीक है, तो जब किसी क्षेत्र में सजीव और निर्जीव तत्व आपस में मिल करके जीवन चक्र बनाते हैं, जीवन चक्र का निर्माण करते हैं, तो उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, जब किसी क्षेत्र में सजीव और निर्जीव तत्व, सजीव और निर्जीव तत्व आपस में मिलकर मिलकर आपस में मिलकर जीवन चक्र बनाते हैं, जीवन चक्र बनाते हैं, तो उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो जब सजीव और निर्जीव तत्व मिल जाए और एक जीवन चक्र का निर्माण कर दें, तो वही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, वही इकोसिस्टम कहलाता है। तो इनके उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं। इनके जो है उदाहरण, आप लोग उदाहरण भी नोट कर लीजिए। देखिए, मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, मिट्टी, जल, हवा, प्रकाश और जीव जंतु, ये सभी आपस में मिल करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट में 2 या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो आप लोगों को ध्यान देना है। तो नोट कर लीजिए, इनको इरेज करते हैं, तब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, नोट में पहला पॉइंट, भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है और यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख के बराबर पाई जाती है। तो देखिए, पूरे विश्व में भारत एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता है, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो पूरे विश्व की जैव उपजातियों की संख्या में 8% संख्या, 8% भारत में पाई जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि भारत में 10% वन वनस्पत जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने की खतरा है। तो हमारे भारत में आप लोग देखिए 10% वनस्पत, पेड़ पौधे, 10% जो छोटे बड़े जो पेड़ पौधे हैं, जो छोटे बड़े घास फूस हैं,
ये भी लुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने की खतरा है। 20% क्या होते हैं, स्तनधारियां जितने भी हैं जीव जंतु, वो भी लुप्त हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, लुप्त होने के लिए कहीं ना कहीं मनुष्य सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। ठीक है, देखिए मनुष्य ही जंगल को साफ कर रहे हैं, मनुष्य ही वनों का विनाश कर रहे हैं, मनुष्य ही कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो मनुष्य सबसे बड़ा कारण है इनके विलुप्त होने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करना है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना है, और वनों का विनाश नहीं करना है। अधिक से अधिक वनों को बढ़ाइए, वनों का विकास करिए। विनाश करने से अच्छा है कि आप विकास करिए। पेड़ पौधों को लगाओ, पेड़ पौधों को बढ़ाओ, तब जाकर धीरे धीरे ये जातियां जो विलुप्त हो रही हैं उनको बचने के लिए आशा किया जा सकता है, नहीं तो वो धीरे धीरे लुप्त हो जा रही हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए। आप कुछ उदाहरण भी समझ सकते हैं, जैसे चीता हो गया। चीता बहुत कम मात्रा में भारत में है, यानी आप न के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि विदेशों से चीता मंगवाया गया है। ठीक है, तो गुलाबी शीर वाला बतख आप देखेंगे, ये भी विलुप्त हो चुके हैं, बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलेंगे। पहाड़ी कोयल भी बहुत कम मात्रा में आप देख सकते हैं, और जंगली चित्तीदार जो उल्लू हैं, देखिए उल्लू जो होते हैं कहाँ देख सकते हैं, कभी काल आप देख सकते हैं उल्लू को, नहीं तो हमेशा नहीं देख सकते हैं। बहुत ही कम मात्रा में जंगली चित्तीदार उल्लू आपको दिखाई देंगे, नहीं तो ये भी विलुप्त होने की खतरा बनी है इनकी। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जातियों की वर्गीकरण के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए इरेज करते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि जातियों की वर्गीकरण के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। जातियों की वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, जातियों की वर्गीकरण के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। जातियों के वर्गीकरण में हम लोग ध्यान देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल होते हैं सब, तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला है सामान्य जातियां, दूसरा संकर ग्रस्त जातियां, ऐसे ही और हैं। तो जैसे सामान्य जातियां क्या होती हैं, इनके विषय में हम लोग जानेंगे कि सामान्य जातियां क्या होती हैं। देखिए पहला क्या है, सामान्य जातियां। तो पहला हमारा होता है सामान्य जातियां। सामान्य जातियां, ठीक है। देखिए ये वे जातियां होती हैं जिनको जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं। तो सामान्य जातियां ऐसी जातियां होती हैं जिनको जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जैसे हो गए पशु हो गए, तो पशु को जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। कृंतक जातियां हैं, साल एक जातियां हैं, एक जातियां चीड़ हैं। तो पशु, साल, चीड़ और कृंतक, ये जितने भी जातियां हैं इनको जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। देखिए कृंतक का मतलब होता है जो दांत से कुतुर को जो खाते हैं उनको हम लोग कृंतक कहते हैं। ठीक है, जैसे चूहा हो गए और बहुत सारे छोटे छोटे जीव या बड़े जीव हैं जो दांत से कुतुर को खाते हैं, तो कृंतक हो गए। और गिलहरी हो गए, भी कृंतक में आते हैं, तो हम लोग लिखते हैं इनको। ठीक है, तो ये वे जातियां हैं, ये वे जातियां हैं। ठीक है भैया, ये वे जातियां हैं जिनको जीवित रहने के लिए, आप लोग भी लिखते रहिए, जिनको जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। ठीक,
जिनको जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, सामान्य मानी जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग जैसे देखिए उदाहरण, जैसे पशु हो गए, तो पशु को जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। पशु हमेशा हर एक मौसम में रह सकते हैं। पशु हो गए, साल एक प्रकार की जाति होती है, चीड़ होती है। ठीक है, एक जाति और है कृंतक, और कृंतक आदि आदि। ठीक है, तो ये सब जातियां क्या होती हैं? सामान्य जातियां होती हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि संकटग्रस्त जातियां। दूसरा क्या है? संकटग्रस्त जातियां, संकटग्रस्त जातियां। ठीक है, तो संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं? देखिए, ये वे जातियां होती हैं जो जिनको लुप्त होने की खतरा बना हुआ है, जिनको लुप्त होने की खतरा बना हुआ है, ये सब संकटग्रस्त जातियों में आते हैं। जैसे हिरण हो गया, काला हिरण, तो काला हिरण को लुप्त होने की खतरा बना हुआ है। जंगली गधा हो गया, ये सब भी लुप्त होने की खतरा बना हुआ है। और एक शेर पूंछ वाला बंदर होता है, तो उनको भी लुप्त होने की खतरा बना हुआ है। तो ये वे जातियां होती हैं जिनको लुप्त होने की खतरा बना हुआ है। तो ऐसे भी, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं। ये वे जातियां हैं, आप लोग भी लिखते रहिए, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने की खतरा बना हुआ है, लुप्त होने की खतरा बना हुआ है। देखिए, इनको प्रभावित करने वाले जो विषम परिस्थिति हैं, अगर वो सही नहीं होती हैं तो ये लुप्त हो जाएंगे। जो संकटग्रस्त जातियां होती हैं, तो इनको जो प्रभावित कर रहे हैं, जो परिस्थिति प्रभावित कर रही है इनको, अगर वो नहीं बदलता है, वो नहीं सही होती हैं, तो इनके वजह से, विषम परिस्थिति की वजह से ये लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग उदाहरण लिखते हैं। जैसे पहला देखिए, काला हिरण, काला हिरण, काला हिरण। ठीक है, और मगरमच्छ, ये भी संकटग्रस्त जातियां हैं, मगरमच्छ हो गए। शेर पूंछ वाला बंदर, शेर पूंछ वाला बंदर, शेर पूंछ वाला बंदर ध्यान देंगे हम लोग। और आप देख सकते हैं भारतीय जंगली गधा, भारतीय जंगली गधा। ठीक है, ये भी संकटग्रस्त जातियां हैं। तो भारतीय जंगली गधा, जंगली गधा, ये भी संकटग्रस्त जातियां हैं। और एक और लिख लेते हैं, मणिपुरी हिरण, मणिपुरी हिरण, मणिपुर में पाए जाते हैं ये सब, मणिपुर राज्य में हमारे। तो मणिपुरी हिरण, ठीक है, हिरण आदि, ये सब कितने हैं? संकटग्रस्त जातियां हैं। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए। अब हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और इनको हम इरेज करते हैं। तो नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप लोग। इरेज करते हैं। अब हम लोग तीसरा देखेंगे कि सुभेद्य जातियां क्या होती हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा हमारा है कि सुभेद्य जातियां। ठीक है, सुभेद्य जातियां, देखिए सुभेद्य जातियां ये वे जातियां हैं। ठीक है, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। तो ऐसी जातियां जिनकी संख्या घट रही है, तो उन्हें सुभेद्य जातियां कहेंगे। ठीक है, सुभेद्य का मतलब होता है संख्या घटना। तो ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। जैसे नीली भेड़, देखिए नीली भेड़ की संख्या घट रही है। एशियाई हाथी,
एशियाई हाथी की भी संख्या घट रही है। गंगा नदी में डॉल्फिन, तो गंगा नदी में अब डॉल्फिन बहुत कम मात्रा में पाया जा रहा है, धीरे धीरे ये कम हो रहा है। तो ये वे जातियां होती हैं जिनकी संख्या कम हो रही है, जिनकी संख्या घट रही है। तो लिखते हैं हम लोग कि ये वे जातियां हैं, वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, जिनकी संख्या घट रही है, जिनकी संख्या घट रही है। ठीक है, तो ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। जैसे देखिए, जैसे नीली भेड़ हो गए, नीली भेड़, नीली भेड़। अगला हम एग्जाम्पल दे सकते हैं एशियाई हाथी, एशियाई हाथी भी कह सकते हैं, एशियाई हाथी। अगला है एशियाई हाथी में हम कह सकते हैं गंगा नदी की डॉल्फिन, गंगा नदी की डॉल्फिन। तो ये सब जो जातियां हैं ये कम हो रही हैं, घट रही हैं। तो गंगा नदी की डॉल्फिन, गंगा नदी की डॉल्फिन, तो आप लोग नोट कर लीजिए। आदि, गंगा नदी की डॉल्फिन, आदि लिखिए या इत्यादि लिखिए, क्योंकि हो गए अब। इत्यादि का मतलब होता है कितना ही, आदि का मतलब होता है कि इसके जैसा और, इसके जैसा और हो सकते हैं, तो इत्यादि। तो ये जो नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये सब जातियां कम हो रही हैं, घट रही हैं, इनकी संख्या घट रही है। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे, देखिए चौथा जो पॉइंट है हमारा, दुर्लभ जातियां। चौथा क्या है? दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां, तो दुर्लभ जातियां देखिए क्या होता है, छोटा छोटा उपमात्रा रहेगा यहाँ पर। देखिए दुर्लभ जातियां, तो ये वे जातियां हैं जो बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, जो बहुत कम है, जिनकी संख्या बहुत कम है, तो ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम है। या लिखेंगे कि ये वे जातियां हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को सेम तरीके से लिखना है। तो ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, जिनकी संख्या बहुत कम है, जिनकी संख्या बहुत कम है। और देखिए इनकी संख्या कम कैसे है, इनको प्रभावित करने वाले जो विषम परिस्थिति हैं उनकी वजह से इनकी संख्या कम है। अगर वो सही नहीं होती हैं तो ये जितनी भी दुर्लभ जातियां हैं सब के सब संकटग्रस्त जातियों में आ जाएंगे। ठीक है, अगर इनकी विषम परिस्थिति सही नहीं होती है, दूर नहीं होती है, तो ये सब संकटग्रस्त जातियों में गिने जाएंगे। तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यदि इनको प्रभावित करने वाले विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो ये संकटग्रस्त जातियों श्रेणी में आ जाती हैं। आप लोग लिख लीजिए, परिस्थितियां रहेगा यहाँ पर। जैसे जैसे में आप कुछ जातियों का आप लोग नाम लिख लीजिए। जैसे में आप लिख सकते हैं लोमड़ी, लोमड़ी भी बहुत कम मात्रा में है। अगर इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थिति परिवर्तित नहीं होंगी, ये भी संकटग्रस्त जातियों में आ जाएंगी। हिमालयन ब्राउन भालू,
यहाँ लिख सकते हैं हिमालयन ब्राउन भालू। ब्राउन मतलब भूरा, तो हिमालयन ब्राउन भालू, ब्राउन भालू। तो ये भी क्या होते हैं, दुर्लभ जातियां होती हैं, संकरग्रस्त जातियों के अंतर्गत आ सकती हैं। तो नोट कर लीजिए, 5वां पॉइंट हम लोग चलते हैं। तो इरेज करते हैं इन्हें, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पांचवा हम लोग देखते हैं स्थानिक जातियां। देखिए, ये वे जातियां होती हैं जो प्राकृतिक या भौगोलिक, ठीक है, तो ये वे जातियां हैं जो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग किसी विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये वे जातियां होती हैं जो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग किसी विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे देखिए, अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, ये सब स्थानिक जातियां होती हैं। और अंडमानी जंगली शुअर हो गया, और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन हो गए, तो ये सब स्थानिक जातियां होती हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं कि ये वे जातियां हैं जो प्राकृतिक या भौगोलिक, जो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये या है। तो ये वे जातियां होती हैं जो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि अंडमानी टील, अंडमानी टील, अंडमानी टील, कामा निकोबारी कबूतर, निकोबारी कबूतर। एक और देख लेते हैं, अंडमानी जंगली शुअर, ये भी लिख लेते हैं, अंडमानी जंगली शुअर। और अरुणाचल प्रदेश में आप जाएंगे तो वहां मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के मिथुन। ठीक है, ये जातियां हैं अरुणाचल प्रदेश के मिथुन इत्यादि। आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए। अब हम लोग 6वां पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये सब ऐसी जातियां हैं जो कि किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो हर जगह नहीं पाई जाती हैं। तो ये सब जैसे अंडमान निकोबार, ये सब एक विशेष क्षेत्र है तो वहां पर पाई जाती हैं। तो नोट कर लीजिए, हम लोग 6वां चलते हैं।
इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए सोशल साइंस एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी से अध्ययन कर सकते हैं अच्छे से। एनसीईआरटी ही सबसे अच्छी बुक होती है। छठवां हमारा है लुप्त जातियां। कौन सी जातियां? लुप्त जातियां। देखिए ये सब जातियां लुप्त हो चुकी हैं। जो लुप्त जातियां होती हैं अब नहीं है, यानी इनको अगर खोजा गया है लेकिन ये मिला नहीं। ठीक है, तो लुप्त जातियां, छठवां हमारा कौन सी जातियां हैं? लुप्त जातियां। तो ये वे जातियां होती हैं जो अब लुप्त हो चुकी हैं, जिनको खोजा तो गया है लेकिन मिला नहीं है। खोज प्रारंभ है, खोज जारी किया गया है लेकिन इनकी संख्या नहीं मिली हुई है, तो ये सब अब लुप्त हो चुकी हैं। यहाँ लिखिए कि ये वे जातियां हैं, ये वे जातियां हैं जो अब लुप्त हो चुकी हैं, जो अब लुप्त हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। ठीक, ठीक है, ये वे जातियां हैं जो अब लुप्त हो चुकी हैं। जैसे एशियाई चीता लुप्त हो चुकी हैं और गुलाबी सिर वाली बतख भी लुप्त हो चुकी है। यहाँ लिखिए जैसे एशियाई चीता। ठीक, जैसे एशियाई चीता, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, तो ये भी क्या है? लुप्त हो चुके हैं। सिर वाला बतख, ठीक, बतख, तो ये ऐसे जातियां हैं कि जो अब लुप्त हो चुकी हैं। तो हमारा 6 हो गए जातियों के वर्गीकरण में, हम लोग 6 पॉइंट देखा। तो अब जो भी आगे की जो टॉपिक बचा हुआ है वो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो इतना ही आज तक की क्लास। आप लोग रेगुलर शाम 7 बजे तैयार रहिए, आपकी क्लास शाम 7 बजे रेगुलर होगी। ठीक है, तो हम लोग जातियों की वर्गीकरण आज देखा है, आप लोग इनको नोट कर लीजिए। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।